बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। चैप्टर नंबर 10, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। और ये लेक्चर नंबर 5 है फिजिक्स 10th का। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर के जो मैंने आपको पिछले 4 लेक्चर्स, बल्कि इनफैक्ट जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे, 3rd और 4th, उसमें मैंने आपको बड़ी तफसीली तौर पे हीट ट्रांसफर के मेथड्स बताए थे, जिनमें 3 मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, बल्कि 3 ही मेथड होते हैं। एक है कंडक्शन, एक है आपका कन्वेक्शन, और एक हमने पढ़ा था रेडिएशन। ये 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। इन तीनों में क्या डिफरेंस था? कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एटम्स, द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप जब किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, सॉलिड बॉडी को जब भी हीट करते हैं, तो उसमें हीट होने से उनकी वाइब्रेशन फास्ट होती है, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वो हीट एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी बॉडी में फैल जाती है। मैं थोड़ा सा आपको ये, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि फर्ज करें कि ये एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं आपके पास। सो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम, यानी फर्ज करें अगर हीट सप्लाई करते हैं, सो इन हीट जब इसके अंदर जाती है, हीट के बढ़ने से अंदर वाइब्रेशनल जो आपकी मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है। वो क्या करती है? हीट एनर्जी को अपने नेबरिंग एटम्स में भेजती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये हीट आपकी एक पॉइंट से, यानी ए पॉइंट ले लें, ए पॉइंट से बी पॉइंट में शिफ्ट हो जाती है। ये कदरे स्लो प्रोसेस है अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो, क्योंकि देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े मोबाइल से इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जैसे ही वो हीट अप होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना उनका आसान होता है। जबकि एटम्स, सो मेनी एटम्स, बहुत ज्यादा एटम, आपका ये एटम गर्म होगा, वो आगे देगा, वो आगे देगा, और इस तरह ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। इसीलिए कंडक्शन में 2 बॉडीज में हम डिफरेंशिएट करते होते हैं। एक हमारे पास है मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मेटल्स में चूंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक फास्टली प्रोसेस करते हैं। मेटल्स में तो फैसिलिटी है जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, या आयरन हो गया, आप देखते हैं कि आप एक जगह पे गर्म हो तो वो गर्मी, यानी वो हीट दूसरी जगह पर आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपके नॉन मेटल्स हो, यही प्रोसेस हमारे पास स्लो हो जाता है, और काफी स्लो हो जाता है। सो ये था कंडक्शन। आमतौर पे कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है, ये मैंने समझाया था आपको, ये जितने भी फ्लूइड्स हैं उनमें होता है। जैसे गैसेस हो गई, जैसे लिक्विड्स हो गए, उनमें होता है। उसमें होता क्या है कि आपके दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एक्चुअल मॉलिक्यूल्स, यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। यानी उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि फर्ज करो अगर आपके पास ये वाटर है, आप हीट वाटर में सप्लाई करते हैं किसी तरीके से। हालांकि हीट जब सप्लाई की जाती है तो वो कंडक्टिंग पार्ट को टच होती है, तो ये कंडक्शन का प्रोसेस कंडक्टर्स में होता है। यानी जो आपका ये जो, जिसमें फर्ज करो ये बर्तन है, ये व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें कंडक्शन के प्रोसेस से हीट अंदर जाती है। लेकिन जब वो वाटर में हीट पहुंचती है तो वहां कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। सो व्हाट डिड आई टेल यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग? मैंने ये कहा था कि जैसे ही हीट आपकी वाटर या किसी भी फ्लूइड में जाके पहुंचती है, वो उनको हीट अप करके वो उनके तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लेस डेंसर कर देती है, यानी उनकी डेंसिटी को कम कर देती है। और मैंने बड़ी तफसील से बताया था, मैंने कहा था जब डेंसिटी कम हो जाए तो जो हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी, मैं कहा देखें लकड़ी है, आप जितना मर्जी उसको डुबो दें वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। लेकिन वो बॉडीज जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, वो जैसे लोहा हो गया, वो पानी में डूब जाती हैं। बिल्कुल यहां भी ऐसे ही होगा। जब पानी गर्म होगा तो गर्म होने से उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर मूवमेंट बड़ी फास्ट हो जाएगी, और उनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लूज हो जाएंगी।
यानी पहले वो करीब थे, अब वो दूर हो गए, यानी उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने पढ़ी थी, मास पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होना शुरू होते हैं। जब उनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाते हैं, फिर कंपैरेटिवली जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली कंटिन्यूज इन दिस वे। सो इसको कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो आपकी हीट नीचे से ऊपर जो बॉडी, जो गर्म जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, इनको कन्वेक्शन करंट्स भी कहा जाता है। रेडिएशन एक वैसा प्रोसेस था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनमें सबसे हाई एनर्जी वाली जो होती है वो गैमा होती है, उससे कम एनर्जी वाली जो होती है वो एक्सरे होती है, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम लाइट, उससे कम इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड ही एक्चुअली हीट होती है, हीट वाली वेव्स इंफ्रारेड होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब इंफ्रारेड रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती हैं तो उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी जैसे सूरज से आपकी जो हीट जमीन पे पहुंच रही है वो डायरेक्टली किसके जरिए पहुंच रही है, वो आपकी वेव्स के जरिए पहुंच रही है। सो एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है। ये मैंने आपको एक छोटा सा इसका जो है तारुफ दिया, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। आज मैंने बताना है आपको कि इनके एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हैं। अब नंबर 1 ले लेते हैं, कुकिंग इन किचन पैन। कुकिंग इन किचन पैन, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आपकी मम्मा या कोई भी जब कुकिंग कर रहे हो तो क्या होता है। लेट्स से ये एक हांडी है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी बहुत ही है तो उसमें हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्ज करो ये हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट आपने सप्लाई की और यहाँ आपके ये जो चिकन, एक गोश्त, बहुत सारी चीजें और साथ पानी भी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और हीट आपने नीचे से ऑन कर ली, जो आपका जो बर्नर था वो ऑन कर दिया आपने। अब होगा क्या, सबसे पहले हीट इस पैन को टच होगी, ये जो पैन है हमारा। अब पैन तो एक सॉलिड है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि मेटल्स में ही क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पिछला लेक्चर आप लाजमी सुनिएगा, पिछले से पिछला लेक्चर, इनफैक्ट थर्ड था, उसमें मैंने बड़ी तफसील से कंडक्शन में बताया था कि मेटल्स में ही क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाकी स्टोन में क्यों नहीं होते, किसी और कागज में क्यों नहीं होते। व्हाई डोंट वी हैव so many free electrons? In fact, we have electrons in them, free electrons in them. हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते। अब जैसे ही आग, हीट इसको टच होगी, इसके अंदर जो ये पैन की सरफेस है, यहां तो हीट गई और इसमें हीट जाते ही कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एटम्स में वाइब्रेशन बढ़नी शुरू होगी, एक से दूसरी, दूसरी से, और ये हीट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रांसफर होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की मदद से। आगे ये देखें, ये गोश्त हो गया, चिकन हो गया, व्हाटएवर, एनीथिंग दैट योर मॉम इज कुकिंग, कुछ भी चीज जो आपकी मदर पका रही है, तो ये सीधा कंडक्शन की वजह से उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब उनके अंदर कंडक्शन की वजह से, वो भी एक सॉलिड है, उनके अंदर भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक गर्म हुआ वो आगे, वो आगे और आगे, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहा और ये हीट आपकी इन तमाम जगहों पर ट्रांसफर होगी। तो कंडक्शन का प्रोसेस बच्चों एक बड़ा वैलिड प्रोसेस था, जिसके मदद से हमने हीट को नीचे बर्नर से कहां ट्रांसफर किया, हमने उस खाने के अंदर ट्रांसफर किया। लेकिन आप अगर एक चीज और देखें कि इस खाने में पानी के बगैर तो ये काम नहीं बन सकता, ये कोई भी लिक्विड जो डाला हो, इसके अंदर पानी डाला है, ये व्हाटएवर एनीथिंग, तो जैसे ही आपने इसको पानी से भरा हुआ है, पानी से सबसे अच्छा कुक होता है। अक्सर औकात आप मम्मा से पूछिएगा कि जब भी वो आपके लिए खाना पका रही हो, खाना जब जलने लगे तो वो थोड़ा सा पानी डाल देती है। पानी क्या करता होता है, जब हीट पानी में ट्रांसफर होती है ना, वाटर में, तो वाटर में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो वो मॉलिक्यूल्स जो लेस डेंसर होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो हैवी डेंसर है वो नीचे जगह ले लेते हैं। अब जो लेस डेंसर है नीचे वाले, वो जब ऊपर उठते हैं तो ऊपर जब पहुंचते हैं
तो ऊपर खाने का बाकी जो है वो मटेरियल होता है, जैसे कुछ चिकन के पीसेस ऊपर हैं, कुछ खाना ऊपर है, वो अब जो पानी गर्म हुआ है जब ऊपर गया तो वो उनको भी गर्म करने लगा है। फिर जब वो हीट उसने वहां ट्रांसफर की तो वो थोड़ा सा डेंसर ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें से हीट निकल गई, वो फिर नीचे आएगा। जो हाई डेंसर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं कन्वेक्शन की वजह से वो नीचे आते हैं, जो लो डेंसर होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। पानी गर्म हुआ, ऊपर गया, बाकी को गर्म किया, जो बाकी ऊपर वाला पानी जो हाई डेंसर था वो नीचे आया, वो गर्म हुआ, वो लेस डेंसर हुआ, वो ऊपर गया, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और आपका पूरे खाने में हीट ट्रांसफर हो जाती है। सो दिस इज कन्वेक्शन। इसमें ये प्रोसेस जो है हमारे पास कन्वेक्शन का। सो स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन का प्रोसेस भी लगा। अब चलते हैं थर्ड, दैट इज रेडिएशन। आप देखेंगे कि इसमें रेडिएशन के जरिए भी हीट जो है यहां से ऊपर जा रही है। रेडिएशन वेव्स होती हैं और वेव्स के जरिए भी हीट जा रही होगी। बल्कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देते हैं। आपने अक्सर कर माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, हालांकि वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पांचवी बड़ी छठे नंबर की माइक्रोवेव है, उसकी मदद से वो हीट अप किया जाता है। इसी तरह आप ले जाएं, अगर आपने अक्सर औकात देखा होगा चारकोल वगैरह, ये कोयले पे कोई भी चीज पकाई जा रही हो, या इवन अक्सर औकात आपने चूल्हों के नीचे ओवन देखे हुए बड़े बड़े, उनमें क्या किया जाता है। जैसे फर्ज करें अगर हम चाह रहे हैं कि चिकन को अच्छे तरीके से जो है वो उसका भूना जाए और उसमें हीट ट्रांसफर की जाए, तो हम क्या करते होते हैं, हीट देते होते हैं उसको। फर्ज करें आपका ये पैन है, इस पैन के ऊपर आपने चीजें रखी हुई हैं जिनको आपने हीट अप करना है, और नीचे चार कोल ये लगे हुए हैं बहुत सारे, जिनमें से हीट निकल रही है, और हीट क्या हो रही है, रेडिएशन के प्रोसेस से ऊपर जाती है और जाके इस पैन को गर्म करती है। और पैन में कंडक्शन का प्रोसेस होता है, वो कंडक्शन के जरिए फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बच्चों, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए भी हीट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। बट यहां आपको एक बात बताऊं, रेडिएशन की जो वैक्यूम में स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज अबाउट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से हीट जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हमारा सूरज है। तो स्टूडेंट्स, इस कुकिंग में आपके पास ये तीनों प्रोसेस लगे, जिन तीनों प्रोसेस से आपने कुकिंग में एक अहम काम सरअंजाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, जहां बहुत ज्यादा मेथड और एप्लीकेशंस आपके पास हीट ट्रांसफर की मौजूद हैं, वहां एक एप्लीकेशन है हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के जरिए कमरे को हीट अप करना। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करेंगे एक कमरा आपके पास, ठीक है, और आप इस कमरे में इस जगह पर गैस हीटर लगा देते हैं। गैस हीटर आप इस पे लगा देते हैं। गैस हीटर क्या करेगा, एक्चुअली आपका गैस हीटर, गैस उसमें से जलेगी और बर्न होगी, और बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट जैसे ही प्रोड्यूस होगी, फर्ज करें अब ये पूरा कमरा आपकी गैस से भरा हुआ है, वैसे ही ऑक्सीजन से और डिफरेंट और गैसेस से भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हीट रेडिएशन के जरिए इसमें से निकलती है, तो वो गैस के पार्टिकल्स को गर्म करना शुरू करती है। अब गैस के पार्टिकल वो गर्म करेगी, वो गैस के पार्टिकल लेस डेंसर हो जाएंगे। वो लेस डेंसर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो हाई डेंसर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो इसकी जगह ले लेंगे। और यूं आपका क्या होगा कि हाई डेंसर जब उस जगह पर आएंगे वो फिर गर्म होंगे, वो भी लेस डेंसर होंगे, वो ऊपर जाएंगे, तो कहीं और से हाई डेंसर पार्टिकल जो है वो उसकी जगह लेंगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्टिकल्स गर्म होना शुरू हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरा रूम गर्म हो जाएगा। यहां मैं एक बात करना चाहता हूं, अब कभी ऐसा करें, आप यहां हीटर के सामने यहां बैठ जाए, फर्ज करें आप यहां हैं, इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, आप डायरेक्टली हीट को फेस कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट को फेस कर रहे हैं। ये डायरेक्ट हीट आपको कन्वेक्शन के जरिए नहीं आ रही, ये रेडिएशन के जरिए आ रही है। आप कभी ऐसा करें कि अपने सामने यहां कार्डबोर्ड रख लें, तो आप देखेंगे एकदम ऐसे फील होगा जैसे कोई हीट रुक गई है। यानी फर्ज करें, आपने अक्सर कहा देखा होगा, आप कभी हीटर के सामने बैठे हैं, कोई आपके सामने हीटर और आपके बीच में से कोई भी बंदा गुजर जाए, तो आप उसको कहते होते हैं ठंड में, पीछे हट जाओ यार, मुझे वो उसमें हीट नहीं आ रही, मुझे हीट जो है ना फील ही नहीं हो रही।
क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्यों? क्योंकि आप उस वक्त रेडिएशन के प्रोसेस से हीट जो है वो ले रहे होते हैं। कन्वेक्शन का प्रोसेस तो चल रहा होता है बाकी पूरे कमरे में, वो तो स्लो प्रोसेस होता है, वो आहिस्ता 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 पूरे रूम को गर्म करता है। बट आप जो आगे डायरेक्टली ले रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सो आपने देखा कि इस गैस के जो हीटर है उसकी मदद से आपका पूरा रूम गर्म हुआ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के जरिए पॉसिबल हुआ क्योंकि रेडिएशन जो है उसके जरिए हीट निकली, उसने गैस के पार्टिकल्स को गर्म किया, एंड दोज पार्टिकल rises up, the rise up, why? Because they have less density and other particle which are colder than these, and they got high density. So what do? They actually take the place of those particles, and then what happens again? This process and this cycle starts. So ये सारा प्रोसेस है जिसके जरिए कन्वेक्शन के प्रोसेस से आप किसी भी रूम को गर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट का एक सी पार्ट आपकी बुक में दिया है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम, कि आपके घर में जो हॉट वाटर सिस्टम है हाउस होल्ड का, उसका क्या मैकेनिज्म है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक गीजर टाइप एक चीज दी हुई है। होता क्या है, यानी एक सिस्टम है जिसके जरिए आप कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में तब्दील करते हैं। होता यूं है कि ये एक बर्नर लगा हुआ है, ये देखिए बर्नर दैट एक्चुअली सप्लाइज द हीट, ये हीट सप्लाई करता है, ठीक है। उसके साथ एक गैस या कोई भी इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो सोर्स लगा हुआ है जो बर्नर को चलाता है। यहां से ठंडा पानी आपका इन होता है, जैसे कोल्ड वाटर इन होता है और वो यहां पहुंचता है तो बर्नर उसको क्या करता है, गर्म करता है, हीट अप करता है। यहां पानी का जो छोटा सा रिजर्वायर बना हो उसको हीट अप करेगा। तो होगा क्या, जैसे ही पानी गर्म होगा, कन्वेक्शन की मदद से जो आपका पानी है उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे लेस डेंसर, वो राइज होंगे ऊपर की तरफ, और इसी तरह ठंडा पानी उसकी जगह ले लेगा, और ये प्रोसेस, ये हॉट वाटर आगे चलता जाएगा और आप आराम से उसको हॉट वाटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ एक टैप लगी होती है जिससे हॉट वाटर का आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो ये भी एक सारा प्रोसेस जो है वो किसके जरिए काम करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, या इवन आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसफर ऑफ हीट का एक बहुत ही अच्छा मजहर है जो आपको नजर आया। आई होप आप लोग इस बात को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर डी है मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लिक्विड का मेंटेन करना हो तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इन तीनों प्रोसेस को रोकना है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो जाए। मतलब फर्ज करें आप एक लॉन्ग किसी जर्नी पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि पानी को गर्म करके रखें, और वो पानी जो है वो देर पा गर्म रहे। लेट्स से आपने इस्लामाबाद से ड्राइव ली और आप कश्मीर के किसी पहाड़ में जाके पहुंच जाते हैं, और आप चाहते हैं कि यहां से वहां तक जो आप पानी गर्म करके ले जा रहे हैं वो कश्मीर के ऊंचे पहाड़, लेट्स से चले मैं एक बड़ी अच्छी एक पॉइंट का नाम लेता हूँ, पीर चनासी, एक बड़ी मशहूर जगह है मुजफ्फराबाद में, वहां जाके आप चाहते हैं कि वो गर्म ही रहना चाहिए। सो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि जो पानी लेके जा रहे हैं उस पानी में जो हीट है वो एस्केप आउट नहीं होनी चाहिए, यानी ना उस पर कंडक्शन का प्रोसेस हो, ना कन्वेक्शन का हो, ना रेडिएशन का हो, क्योंकि अगर ये तीनों प्रोसेस में से कोई एक से भी हुआ तो हीट जो है ना वो एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी जो है वो बॉटल आजकल आई हुई है जिनको थर्मस फ्लास्क भी कहा जाता है। ये बड़े अच्छे से एक जिंदगी हो गई, लोग यूज भी करते हैं, और पानी के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए ऐसे फ्लास्क यूज किए जाते हैं। ये देखें, ये कैप है, ये इसकी डबल वॉल होती है, एक वॉल बाहर वाली होती है, एक ये अंदर वाली वॉल है, दो वॉल्स बनाई जाती है, और इन दोनों वॉल के बीच में स्टूडेंट्स जो है वो कोई किसी किस्म की गैस नहीं होती, वैक्यूम होता है, बिल्कुल वैक्यूम इन दोनों वॉल के बीच में, ताकि हीट किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके कोई कंडक्शन का या कन्वेक्शन का प्रोसेस ना हो और हीट बाहर ना निकल जाए। हीट कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होना बहुत जरूरी है। जब दो वॉल्स के बीच में
कुछ भी नहीं होगा, एयर भी नहीं होगी, तो हीट ने बाहर नहीं निकलना। अब क्या होगा, ये पानी आपका गर्म है, अच्छा खासा हॉट वाटर है, यानी जी हॉट लिक्विड है, व्हाटएवर वाटर हो सकता है, चाय, दूध, एनीथिंग। ये इनर वॉल है, इनर वॉल हाईली सिल्वर्ड होती है, क्योंकि जब पानी गर्म होता है, आपको मैंने 4 किस्म डिफरेंट किस्म के कलर बताए थे। मैंने कहा था कि जो जो ब्लैक कलर होता है, रफ ब्लैक, ये बहुत ही अच्छे जो है क्या कहते हैं रेडिएटर भी होते हैं, और ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब भी करते हैं हीट को। तो दूसरा मैंने आपको कलर बताया था। तीसरा जो मैंने बताया था व्हाइट, व्हाइट जो है वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता, और सिल्वर तो बहुत ही पुअर एब्जॉर्बर होता है, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। सो इसके अंदर जो है ना सिल्वर्ड लगाई जाती है, सिल्वर्ड स्टील लगाई जाती है। वो क्या करती है, वो हीट जब उससे टकराती है, हीट के पार्टिकल उसमें से बाहर निकलते ही नहीं है, वो अंदर ही रहते हैं और अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं सारे के सारे। एग्जाम्पल, अगर वो निकल भी जाए, किसी तरीके से निकल भी जाए, क्योंकि इसके अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, फर्ज करेंगे निकल, लेकिन जब डबल वॉल में बात आती है, तो दो वॉल्स के बीच में चूंकि किसी किस्म की कोई गैस नहीं है, कुछ पार्टिकल नहीं है, तो क्या होता है, इस वॉल से उस वॉल तक आपकी हीट नहीं जाती, तो नतीजा आपकी हीट अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। समझिए होंगे आई थिंक। आमतौर पे वैसे जो इसका इनर सरफेस होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही लो होती है, नतीजा वो आराम से कंडक्ट नहीं कर सकती, तो हीट आपकी बाहर नहीं जा सकती। और उसको ऊपर कैप जो है वो प्लास्टिक की लगाई जाती है, ताकि कन्वेक्शन के जरिए भी आपका किसी तरह भी जो है वो हीट बाहर ट्रांसफर ना हो सके। तो स्टूडेंट्स देखें, हीट को ट्रैप करने के लिए कितना अच्छा एक जो है थर्मस फ्लास्क बनाया, जिसने इन तीनों प्रोसेस को नहीं होने दिया। अगर आप इन तीनों प्रोसेस को रोक लेते हैं बच्चों, तो एग्जैक्टली आप हीट को कुछ हद तक ट्रैप करने की सलाहियत रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत सारी जगहों पे ये हो जाता है, और इसलिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करती है, बिकॉज हीट को हम एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो आप समझ गए कि ये 3 वो प्रोसेस हैं जिनके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। अब ये दौर आ गया है कि आप ऐसे घर बनाते हैं कि वो आपको गर्मियों में भी बेहतर हो और सर्दियों में भी बेहतर हो। गर्मियों में कैसे कि आपको गर्मी ना लगे, यानी हीट बाहर से अंदर दाखिल ना हो, उसको रोकने का आपने कुछ ना कुछ सिस्टम करना है। और सर्दियों में ऐसे कि जो हीट आपने अंदर प्रोड्यूस कर दी है बंद करके, जैसे सिस्टम को बंद किया, क्योंकि देखें मेरी एक बात याद रखें, ये ठंड कोई चीज नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, ठंडक किस चीज को कहते हैं कि हीट आपकी एक जगह से लूज करके दूसरी जगह पर चली जाए। जहां हीट लूज करके चली जाती है वहां हीट गायब हो जाती है, वो चीज ठंडी आप कंसिडर करते हैं। यू कंसिडर ठंड और कूल और कोल्ड, ये चीज आप कंसिडर करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं लॉस ऑफ हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी को लूज कर देना। आप सर्दियों में क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि आपने जो घर बनाया हुआ है वो घर आपका इतना मजे का होना चाहिए कि सर्दियों में वो आपको हेल्प करे, आप जो हीट अंदर प्रोड्यूस करें वो बाहर ना निकले, और गर्मियों में बाहर की हीट अंदर ना आए, जो आपने अंदर ट्रैप कर दिया है एक खास किस्म की हीट, उससे ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। सो आप बहुत सारे लवाजमात लगाते हैं, जैसा कि आप घर को डबल ग्लास विंडो, ग्लेजिंग विंडोज होते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप हीट को रोक सकते हैं। इनका फिनोमिना स्टूडेंट्स वही होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थर्मस फ्लास्क में बताया था, जहां डबल वॉल थी, एक वॉल से तो हीट बाहर निकल गई, तो दूसरी वॉल से बाहर निकलेगी, क्योंकि उसके बीच में वैक्यूम होता है। तो ये भी आपकी जो डबल ग्लास होती हैं, ये यूं पैरेलल एक दूसरे के साथ लगाई जाती है, बड़ी फाइन सी लेमिनेटेड होती हैं, उनके बीच में वैक्यूम होता है। अब गर्मियों में क्या हुआ, अगर बाहर से गर्मी आ रही है, हीट आ रही है, वो कंडक्शन के प्रोसेस से अगर एक से गुजर भी जाए, तो बीच में आपका क्या कहते हैं इतनी बड़ी वैक्यूम होगी, तो वैक्यूम में वो वहां दूसरी साइड पे नहीं पहुंच सकती। वो शाइनी भी होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपकी बहुत सारी हीट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो ये एक अच्छा तरीका है। इसी तरह फॉल सीलिंग, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि फॉल सीलिंग लगाई हुई होती है थोड़ी सी नीचे हाइट करके। उस फॉल सीलिंग से ये होता है कि वो इंसुलेटिंग फॉर्म में होती है, यानी वो इतना वो मेटल मेटालिक नहीं होती, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसकी कंडक्टिविटी बड़ी पुअर होती है,
यानी वो हीट को आराम से उसमें से गुजरने नहीं देती। तो नतीजा क्या हुआ कि जब सर्दियां होंगी, अगर आपने जो हीट प्रोड्यूस की है वो उस फॉल सीलिंग कहते हैं जो ये छतें होती हैं खास किस्म की बनी, उन छतों के अंदर से नहीं जा सकती। वो खास किस्म की लकड़ी की और पैनल्स की बनी हुई होती हैं, उसमें से वो नहीं जा सकती। और अगर गर्मी होगी तो बाहर से जब आएगी तो उन फॉल सीलिंग के अंदर से वो नहीं आ सकेगी। अपने अक्सर औकात कश्मीर वगैरह में जहाँ बहुत ठंड वाले इलाके हैं उनमें देखा होगा कि फॉल सीलिंग लगी हुई होती है। इवन मेरे गांव में बड़े बहुत ज्यादा तादाद में आप देख सकते हैं वहां लगी, क्योंकि वह हमेशा ठंड का बड़ा इश्यूज होते हैं। इसी तरह थिक कर्टेन्स हो गए। थिक कर्टेन्स यानी बड़े मोटे मोटे से पर्दे आप लगाएं। पर्दे ये कर्टेन्स क्या करते हैं? एक्चुअली कर्टेन्स भी एक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट का, यानी उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अगर आप थिक लगाएंगे तो हीट उनके अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, वो उधर से आके ट्रांसफर ही नहीं हो सकेगी। तो नतीजा, अगर गर्मी बाहर से आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है, दोनों को वो अपने अंदर ट्रैप कर देती है। ना अंदर की हीट बाहर जाती है, ना बाहर की हीट आती है। याद रखें, हीट हमेशा अपने हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती है, यानी जहां ज्यादा हीट होगी वहां से लोअर की तरफ जाएगी। अगर बाहर गर्मी होगी तो वो उन कर्टेन की वजह से रुक जाएगी, अगर अंदर होगी तो वो बाहर नहीं जा सकेगी। इसी तरह प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। वेंटिलेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक्सेस ऑफ हीट को बाहर निकाल सकते हैं और बहुत सारे जो हैं वो फायदे ले सकते हैं, यानी रोशनदान वगैरह अच्छे हवादार हों तो ये भी। तो ये बच्चों आपका, हमने थर्मल एनर्जी को किसी भी बिल्डिंग में ट्रांसफर होने से जो है रिड्यूस किया। तो इन तमाम चीजों के जरिए आप अच्छा घर भी तैयार कर सकते हैं और अपनी एनर्जी की सेविंग भी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। डियर स्टूडेंट्स, मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मामीटर। टेम्परेचर को इंफ्रारेड थर्मामीटर से मेजर करना। आप लोगों ने अक्सर औकात एक थर्मामीटर देखा होगा कि जो बिल्कुल गन की मानंद होता है। आमतौर पे ये जो कोरोना पेंडेमिक आया था, कोविड, तो उसमें आमतौर पे हर स्कूल्स में, इवन मेरे स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही था कि हम किसी भी स्टूडेंट को जब अंदर आने देते थे तो सबसे पहले हम उसका टेम्परेचर बॉडी का नोट करते थे। हम क्या करते थे, एक गन की मानंद ही होता है, ये आपकी बुक में डायग्राम भी बनी होगी, वो उसके माथे के सामने रखते थे और उसमें एक बटन प्रेस कर देते थे। वो बटन जो है वो एक खास किस्म का मैकेनिज्म ऑन करता था और जो हीट थी वो इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए उसमें दाखिल होती थी और वो उसको मेजर कर लिया करता था कि इसका कितना टेम्परेचर है। और अगर उसका टेम्परेचर एक खास लेवल से ज्यादा होता था तो हम उसको कभी भी अंदर आने नहीं देते थे, क्योंकि हमें ये खदशा होता था कि ये बुखार, ये वजह बुखार की ये इस वजह से भी हो सकती है कि इसको कोविड कोई पेंडेमिक ना हो गया हो। तो आमतौर पे ये थर्मामीटर बहुत सारी जगहों पे भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप जहां जहां ये फर्नेस के काम हो रहे हो, जैसे ईंटों के भट्टों में चले जाएं या इवन उन फैक्ट्रियों में चले जाएं यहाँ हीट बहुत ज्यादा होती है, वहां मुख्तलिफ औजारों के टेम्परेचर उनको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। अब ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं कहा जा सकता मशीनों को, भाई अपनी जुबान ऊपर करें, हम नीचे थर्मामीटर डालेंगे नहीं नोट करेंगे, उधर तो आपके रेडिएशन के जरिए ही नोट करेंगे। तो उस तरीके से ये नोट किए जाते हैं। तो आमतौर पर ये जो आपके इंफ्रारेड थर्मामीटर हैं ये इन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप इंफ्रारेड थर्मामीटर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, आप इंफ्रारेड थर्मामीटर को केयरफुली उसकी इंस्ट्रक्शन को आप रीड करें। नंबर 2, आप उसको पावर ऑन करें और उसके स्केल को एडजस्ट करें। यानी देखें, टेम्परेचर आमतौर पे 3 उसके डिफरेंट हमारे पास मेजरिंग स्केल होते हैं। एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। ये 3 होते हैं हमारे पास। लेकिन आमतौर पे हम जब मेजर करते हैं प्रैक्टिकल कोई भी टेम्परेचर, तो हमारे पास 2 होते हैं, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक सेल्सियस होता है। तो ऑब्वियसली वैसे बुखार या किसी ऐसे टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। आप ऐसे ही होगा ना, जब ये 104 बुखार है, 103 बुखार है, सो दिस इज इन फ़ारेनहाइट, दे आर नॉट इन सेल्सियस। सेल्सियस में अगर आप यही करें, ये 39 40 इस तरह का आएगा आपके पास। तो अगर आपको कोई कहे जी मुझे 40 बुखार है, ये 41 है, सो आप तो बिल्कुल हंसेंगे, लेकिन एक्चुअली वो बात तो गलत नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो तो सेल्सियस में बता रहा होगा। सो आप कोशिश करें कि आप अगर किसी का बुखार मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ़ारेनहाइट में मेजर करें, लेकिन अगर आप किसी और बॉडी का अगर टेम्परेचर फाइंड आउट करें तो उसको सेल्सियस में मेजर करें।
पॉइंट सेंसर टू द टारगेट्स के सरफेस, फिर उसका पॉइंट टारगेट्स पे करें। ये ना हो आप फर्ज करें किसी गर्म गिलास का कर रहे हैं, उसके साथ एक ठंडा गिलास पड़ा है, तो गलती से आप गर्म या ठंडे के बीच में कहीं आप पॉइंट कर दें या ठंडे को पॉइंट कर दें, और आप ये जी आपका गिलास जो गर्म है उसका टेम्परेचर फर्ज करें 80 डिग्री सेल्सियस है, और आप गलती से ठंडे का कर दें बिकॉज यू आर नॉट पॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर इंफ्रारेड थर्मामीटर इन ऑन अ राइट स्पॉट। सो आपका क्या होता है कि आप मैयर करते हैं तो वो 30 डिग्री आ जाता है, तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत ठंडा है, और आप गर्म पानी पी लेते हैं क्योंकि आपने तो सही स्पॉट ही नहीं किया था, और आप किसी वजह से नुकसान का शिकार हो जाते हैं। सो यू नीड टू पुट दैट पर्टिकुलर सेंसर इन द राइट स्पॉट सो दैट यू कुड मेजर द टेम्परेचर इन अ राइट वे। सो प्रेस एंड होल्ड द ट्रिगर, ट्रिगर को होल्ड करके रखें। उसको होता है मुझे तो क्योंकि मेरे पास तो घर में भी मौजूद है, तो उसको होल्ड करके रखें। जैसे ही आपका बीप बजेगा छोड़ दें, बीप बजेगा वो आपको सही रीडिंग बताएगा आपको, जैसे ही आप दबाएंगे ना आपका मैयर होना शुरू होगा और वहां से वो कैलकुलेट होना शुरू होगा। जैसे ही वो बीप बजेगी वो कहेगा बस ये एक फाइनल इसका रिजल्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर दैट, जस्ट रिलीज द ट्रिगर, सो दैट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर। वंस यू हियर बीप रिलीज द ट्रिगर, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बच्चों हमारे पास था जो आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स जिस तरह उनको यूज करने के कुछ तरीके थे, इस तरह ये जो आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर है इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। इनमें सबसे पहला प्रिकॉशन है आपने डीएस, डिस्टेंस टू स्पॉट, क्या डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो का बहुत ख्याल रखना है। व्हाट इज दिस, ये क्या मतलब हुआ? यानी फर्ज करो कि आपका एक थर्मामीटर है जो उसका डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो ये है कि 10 इंच पर वो एक डायमीटर को कवर करेगा। मतलब फर्ज करें आपका ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर 1 मीटर है, मतलब इसका जो डायमीटर यहां से यहां तक है हमारे पास, वो हमारे पास 1 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। अब फर्ज करो 10 इंच दूर रखते हो और वो सिर्फ 1 मीटर को मैयर करेगा आप, तो आप 10 इंच ही उसको दूर करके 1 मीटर तक मैयर कर सकते हो। यानी आपको ये रेशो पता होनी चाहिए। सो इफ यू गो बियॉन्ड दैट लिमिट तो वो आपके पास 1 मीटर से तब्दील हो जाएगी सारी उसकी, फिर वो डिफरेंट बड़े उसका अहदाफ का बताना शुरू कर देगा। सो ये आपने बड़ा डीएस रेशो का बड़ा ख्याल रखना है। ये नहीं है कि एक बंदा दूर खड़ा है वहीं से यहां से चेक कर लें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट, छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर ना करें क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही स्मॉल हो उसको एक्यूरेटली इससे मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो चलते हुए उनको मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका जब ट्रिगर आप दबाते हैं, सो यू नीड टू स्टे दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड योर गन रिलेटिवली एट रेस्ट, यानी आपने उसको रेस्ट पे रखना होता है ताकि जब आप मेजर कर लें वो इसमें बीप की आवाज आए और वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है। इसी तरह वेट ऑब्जेक्ट को आप मेजर नहीं करें क्योंकि वेट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर टेम्परेचर नहीं देगा क्योंकि पानी है, वेट है, पानी की वैसे ही स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। पानी इतनी जल्दी हीट को, बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करके भी पानी ठंडा ही रहता है। सो इसलिए यू कैन नॉट मेजर वेट ऑब्जेक्ट इजीली। इस तरह रिफ्लेक्टिव रफ सरफेस हो गए उनको भी मेजर करने की कोशिश ना करें। कीप कंपेयरिंग, इसकी एक्यूरेसी को बार बार मेजर करें। बल्कि मुझे बड़ा एक फनी बात याद है, एक दफा ऐसा हुआ कि कोविड के दिनों में हम अपने स्कूल कॉलेज में हमने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को इसी तरह चेक करते और इन करते, और ये ड्यूटी मेरी लगी हुई थी। इनफैक्ट मैं खुद ही ऐसा कर रहा था, मैं चेक करता जा रहा था, बच्चों को भेज रहा था। तो उसमें यूं हुआ कि एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल टीम आई, उसने एक क्लास का जनरली चेक किया तो पता चला उसमें 5 बच्चों को बुखार था अच्छा खासा, और टेम्परेचर भी 103 102 अच्छा खासा ज्यादा था। तो उन्होंने कहा सर आप लोगों ने मेजर क्यों नहीं किया? मैंने कहा हकीकत में किया भाई, ये कैसे हो सकता है। सुबह मैंने इन सब बच्चों को चेक किया और उनमें से एक भी किसी को भी बुखार नहीं था। सो उन्होंने मुझसे ये इंफ्रारेड मशीन लगाई, निकाली, उन्होंने मेरा चेक किया, फिर मेरा जब दोबारा थर्मामीटर एक्चुअल जो उनके पास था मरकरी थर्मामीटर उससे चेक किया तो पता चला दोनों में तजाद था। सो आप कीप चेकिंग दिस, आप इसको चेक करें, कंपेयर करें कि मरकरी थर्मामीटर और जो दूसरा थर्मामीटर है उन दोनों का आपस में चेक करें कि क्या एक ही जैसा टेम्परेचर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इंफ्रारेड
थर्मामीटर अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उसमें से किसी किस्म का झोल देखें, कोई फ्लक्चुएशन देखें, सो आप उस इंफ्रारेड थर्मामीटर को ठीक करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से ना सिर्फ सुना होगा बल्कि अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाया होगा। ये तमाम वो बातें थी एप्लीकेशन हीट ट्रांसफर की, जो कि हमारी लाइफ में, याद रखें, हीट एक एनर्जी है और ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है एक खास अमाउंट में। तो उसको क्या क्या लेने के तरीके हैं, ये सारी चीजें आपको, उनके एप्लीकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।